Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Prithvi Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand gift, दान के बारे में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो आज हम धारा 22, धारा 23 और धारा 24, धारा 26 और धारा 28 को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डोनर जिसमें दिया गया है धारा 28 में। तो धारा 22 क्या कहती है? ये कहती है दान की परिभाषा। तो दान की परिभाषा में ये बताती है कि जो दान है वो वर्तमान संपत्ति के लिए किया जाएगा। वर्तमान संपत्ति में दोनों प्रकार की संपत्ति, जंगम या फिर अचल या चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए दान किया जा सकता है। क्या भावी दान इसमें किया जा सकता है? तो भावी दान इसमें नहीं किया जा सकता। जिसमें कंसिडरेशन होता है तो इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है। इसमें दान में कंसिडरेशन नहीं होता है। मूल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टी इज अलाउ अप्लाई ऑन दिस प्रोविजन। और इसमें अगर ब्रेड लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है दान किसी वर्तमान जंगम स्थावर संपत्ति का अंतरण है। तो दान क्या है? वर्तमान स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है। एक इसमें डोनी होता है, एक डोनर होता है, दाता अदाता। तो दाता जो है, जो दान करता है वो दाता कहलाता है। दूसरे व्यक्ति जो अदाता कहलाता है, जिसको दान मिलता है वो अदाता कहलाता है। स्वेच्छा प्रतिफल के बिना किया जाता है, तो विदाउट कंसिडरेशन ये किया जाता है। और अदाता द्वारा या उसकी ओर से एक्सेप्ट उसको किया जा सकता है। कि जो एक्सेप्टेंस है, अगर दाता मर जाता है, मरने के पहले उसको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। अगर मरने के बाद उसको एक्सेप्टेंस करता है तो वो दान शून्य हो जाता है। इसके बाद 123 में देखते हैं। 123 में होता है हाउ ट्रांसफर, मतलब कैसे उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें दो प्रकार दिए गए हैं। दाता के साइन द्वारा, अगर कोई अचल संपत्ति है, और अचल संपत्ति के संबंध में देखा जाए तो दाता क्या होना चाहिए? कंपेटेंट होना चाहिए। दाता द्वारा साइन होना चाहिए उस पर, और कम से कम 2 अनुप्रमाणन साक्षी बाय अटेस्टेशन बाय 2 ऑफ पार्टीज। सो 2 विटनेस होना चाहिए अटेस्टेशन के लिए। और जंगम संपत्ति में अगर देखा जाए तो जंगम संपत्ति में साइन तो होगा ही रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन उसके साथ साथ डिलीवरी ऑफ पोजीशन भी होगा। कब्जे का परिधान किया जाना बहुत आवश्यक है जंगम संपत्ति में। और इसके बाद आता है 124 कहता है वर्तमान या भावी संपत्ति का दान। तो वर्तमान या भावी संपत्ति के दान की कंडीशन में जाता है कि जो भावी संपत्ति के लिए दान किया जाएगा, जैसे कोई दान किया जा रहा है उसमें वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल है। तो वर्तमान संपत्ति में ये अलाउ होता है, भावी संपत्ति के बारे में ये शून्य डिक्लेयर किया जाता है। 124 कहता है। 126 में आओगे तो इसमें लिखा है दान निलंबित या प्रतिसंहरण कब किया जाता है। तो इसमें देख लें कि दाता अदाता करार कर सकेंगे कि किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, दान निलंबित प्रतिसंहरण हो जाएगा। किंतु वह दान जिसके बारे में पक्षकार करार करते हैं दाता की इच्छा मात्र से पूर्णता भागता प्रतिसंहरण होगा, पूर्णता भागता शून्य माना जाएगा। अगर दोनों की सहमति हो जाती है, कोई निश्चित घटना जिस पर किसी का दोनों का कंट्रोल ही नहीं है, जैसे दाता खत्म हो जाता है, वो वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, दाता की मृत्यु होने के बाद। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल दिया गया कि बी को ए एक खेत बी की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करके देता है कि बी और उसके वंशजों के ए के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस दे सकेगा। ए के जीवन काल में बी अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है, ए खेत वापस कर सकेगा, ले सकेगा। तो ये एग्जाम्पल ये कह रहा है कि बी को ए एक खेत बी की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है। मतलब उसने एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट में बी को एक खेत, मतलब ए दे रहा है बी को एक खेत, और ये राइट वो रिजर्व, कौन सा राइट? बी और उसके वंशजों के ए के पहले मर जाने की सूरत में वह उसे वापस ले सकेगा। ए के जीवन काल में बी अपने वंशज छोड़े बिना मर जाता है, ए खेत वापस ले सकेगा। तो
इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे ए और बी के बीच कोई दान विलय की तैयार हुई। ए अपनी प्रॉपर्टी को बी को दान देना चाहता है और ए बंधक विलय, वो जो दान विलय के द्वारा अपनी संपत्ति सामने वाले को ट्रांसफर कर रहा है, चाहे वो ओनरशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसफर कर रहा है और बी उस एक्सेप्टेंस से पहले खत्म हो जाता है। या फिर बी जब एक्सेप्टेंस कर रहा है, उस एक्सेप्टेंस करने से पहले ए खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में दान विलेख शून्य मानी जाती है। और अगर बंधक विलेख, जो दान विलेख है, अगर भावी संपत्ति के लिए की जाती है, फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए की जाती है, तो उस कंडीशन में भी दान शून्य माना जाता है। तो ये था दान के बारे में प्रोविजन। अब यूनिवर्सल डोनर के संबंध में आए तो 129 यूनिवर्सल डोनर के संबंध में बोलता है। 128 यूनिवर्सल पर्सन के बारे में बोलता है, वह सर्वस्व अदाता। तो क्या कहता है इसके बारे में, बोलता है कि धारा 127 जिसमें दिया गया है दुर्बर दान। दुर्बर दान का मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अननियस गिफ्ट। तो अगर दुर्बर दान के संबंध में तो 127 और 128 ये एक संग पड़ जाता है। तो 127 जब अपन देखें, इसके 128 के पहले अपन को 127 पढ़ना पड़ेगा। तो 127 कह रहा है दुर्बल दान के संबंध में, जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में है जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है, अन्य पर नहीं। वहां अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे पूर्णतः प्रतिकरण नहीं करता। तो इसमें एग्जाम्पल दिखाया, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ए के एक समृद्ध संयुक्त स्टॉक कंपनी भा के भा में अंश है और कठिनाइयों में ग्रस्त एक संयुक्त स्टॉक कंपनी मां में भी उसके अंश है। मां में के अंश मध्य बाहरी मांगों के प्रत्याशा ए संयुक्त स्टॉक कंपनियों में के अपने सब अंश बी को दे देता है। मां में के अंशों को प्रतिग्रहित करने से बी इनकार करता है, वह भा में के अंशों को नहीं दे सकता।